13 दिसंबर 2024 ये वो दिन था जब निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया 45,995 पर। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बस डाउनफॉल ही डाउनफॉल था। आज ये इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 40% डाउन है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि अगर आप आज से 5 साल पहले इन्फोसिस में इन्वेस्ट करते तो आपके रिटर्न आज 0 होते। अगर आप आज से 6 साल पहले टीसीएस में इन्वेस्ट करते तो भी आपके रिटर्न आज 0 होते। कुछ इस तरह की हालत इंडिया के आईटी सेक्टर की हुई है, जो कि जनरली टेक्नोलॉजी का फ्रंट रनर माना जाता है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का, जहां से 7 से 10% का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इंडिया को मिलता है। तो आईटी सेक्टर में जो आज हम देख रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया का आईटी सेक्टर खत्म हो चुका है और यहाँ पर अगर जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो निकाल लिया जाए और कहीं और चले जाए? और पिछले 1-2 सालों में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर का फॉल है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एआई ग्रोथ। जैसे जैसे एआई की ग्रोथ हो रही है, इंडिया में आईटी सेक्टर डाउन जा रहा है। एग्जांपल बता दूं, जैसे आपको याद होगा फरवरी में एंथ्रोपिक ने कुछ नए टूल्स लॉन्च किए। जैसे ये टूल्स लॉन्च हुए 2 हफ्तों में आईटी सेक्टर 14% डाउन था। और जैसे से एआई में नई नई चीजें आ रही हैं जो इंडियन आईटी सेक्टर को, पर्टिकुलरली आउटसोर्सिंग कंपनीज को प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, वैसे वैसे ये सेक्टर नीचे जा रहा है। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि एक्सेंचर ने बताया कि एआई वगैरह की डेवलपमेंट की वजह से उनका जो रेवेन्यू फोरकास्ट है वो उन्होंने कम किया, जिसके चलते एक्सेंचर लगभग 20% गिर गया अभी कुछ ही दिनों पहले। और उसके बाद फिर से इंडिया के आईटी सेक्टर के स्टॉक्स तेजी से गिरने लगे। लेकिन ये जो भी इंडिया के आईटी सेक्टर के साथ हो रहा है पिछले 1.5-2 सालों से वो भी देख रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने कुछ लेसन्स भी लिए। तो सवाल ये आता है कि यहाँ पर रिकवरी हो सकती है या फिर इसको आगे नीचे ही जाना। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप इस सेक्टर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए या फिर किसी और सेक्टर में जाना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत में जेफ बेजोस के इस वीडियो से करना चाहूंगा, जिसे आप पहले सुन लीजिए। People get confused about why does the United States have so much venture success, so much entrepreneurial success? Why are the big tech companies here and not somewhere else? What's really going on with all this dynamism in this country compared to what we see around elsewhere in the world? Right. And there are a bunch of reasons for that, but the biggest one, 8 of 10 points there, is that we have better risk capital. It's not the banking system. We have a good banking system, but so does Europe. Right. What's different here is that you can raise, $50 million of seed capital to do something that only has a 10% chance of working. That's crazy. तो अगर इसे शॉर्ट में समराइज करो तो जेफ बेजोस यहाँ पर कह रहे हैं कि बिजनेस के मामले में यूएस से कोई कम्पीट नहीं कर सकता। जब भी नई टेक्नोलॉजी की बात आएगी हमेशा यूएस की ही बात होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैपिटल नहीं, रिस्क कैपिटल है, जो और कहीं पर भी पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूएस में है। अब जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, इंडियंस को लगता है कि यार अमेरिका है, डेवलप कंट्री, उनके पास कैपिटल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम चुप बैठते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहता हूँ कि जो भी आप समझ रहे हो वो पूरा सच नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट की नेक्स्ट बैच अभी 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। बहुत रेयरली हमारा ये कोहॉर्ट चलता है जहां पर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रैटेजीज, जिसके बेसिस पर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम से लेकर मिस्टर वॉरेन बफेट तक इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया है, वो सातों स्ट्रैटेजीज यहाँ पर आपको बड़े ही आसान भाषा में इंडियन पर्सपेक्टिव से सीखने मिलेगी। तो अगर आप भी एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो कंपनी तो ढूंढ लेते हो लेकिन वैल्यूएशन निकालने में स्ट्रगल करते हो कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, तो अगर आपको इस डायलेमा से बाहर निकलना है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको सीखना ही सीखना होगा, क्योंकि कंपनीज ढूंढना आसान काम है लेकिन उसे सही वैल्यूएशन पर खरीदना एक टफ काम है, जिसके लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो इस कोहॉर्ट को स्टार्ट होने में बस कुछ ही दिन बाकी है, तो इसमें ज़रूर एनरोल कीजिए। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके ये फॉर्म फिल करना है, जिसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। तो सी इन द सेशन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये डेटा है पिछले 5 सालों का इंडिया की टॉप 4 आईटी कंपनीज का। ये जो ग्राफ आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये किसी अच्छी चीज का नहीं है, ये इनफैक्ट इंडियन इकोसिस्टम के लिए और आईटी सेक्टर के लिए एक बुरी चीज है उसका है। ये डेटा है डिविडेंड का। अब डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि देखिए, सिंपल आपको बता दूं कि जो भी प्रॉफिट आपके पास है उससे 2 चीजें आप कर सकते हो। या तो उस प्रॉफिट को आप धंधे में रीइन्वेस्ट कर सकते हो, या तो उस प्रॉफिट को आप डिविडेंड के जरिए जो ओनर से कंपनी के शेयर होल्डर्स को तो मिलता ही मिलता है पैसा, लेकिन मेन गोल होता है कि जो ओनर है कंपनी के, जैसे विप्रो के ओनर है मिस्टर अजीम प्रेमजी और उनकी फैमिली, सिमिलरली एचसीएल टेक के ओनर है शिव नादारा एंड उनकी फैमिली, तो मेनली ओनर के पास ये पैसा चला जाता है। दैट इज पर्टिकुलरली डिविडेंड।
डिविडेंड। अगर आप सिंपली सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ना है तो उसको धंधे में इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन शॉकिंगली ये आप ग्राफ देखते चलिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हर साल ये जो कंपनी ये ज्यादा से ज्यादा पैसा डिविडेंड में बांट रही है रादर देन इन्वेस्टिंग इन देयर ओन बिजनेसेस। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आगे आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले आप ये ग्राफ देख लीजिए और ये नंबर्स देख लीजिए आप कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में डिविडेंड पर शेयर था वो 38 रुपीज था टीसीएस का, अभी 126 रुपीज और उसके बाद 175 रुपीज पर चला गया है। इन्फोसिस की बात करें तो 27-31 रुपीज हुआ करता था पर शेयर डिविडेंड इनका, जो अभी चला गया है 45 रुपीज फाइनेंशियल ईयर 2026 में। HCL टेक की बात करें 20-26 रुपए से वो 60 रुपए पर चले गए पर शेयर। विप्रो की बात करें तो 1 रुपए का डिविडेंड था जो 5 रुपए हो गया और अभी 16 रुपए हो गया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अब यहाँ पर शेयर पर जब चीजें आती है तो शायद आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको और सिंप्लीफाई करके डेटा बताता हूँ करोड़ में। टीसीएस का अगर आप डिविडेंड देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 8,000 करोड़ था, वहां से 8,000 से इन्होंने जंप मारी 2025 तक 44,000 करोड़ पर। इन्फोसिस की बात करें 11,000 करोड़ से इन्होंने जंप मारी है 17,000 करोड़ पर। HCL टेक की बात करें 7,000 करोड़ से 16,000 करोड़ पर आ गए। विप्रो की बात करें 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ पर आए। अगर आप इंडिया में टेक कंपनीज को देखें इन सारी, तो पैसा यहाँ पर बह रहा है और ये पैसा इकोनॉमी में बहने की बजाय डिविडेंड के तौर में प्रमोटर्स के पास बह रहा है। और सिंपली अगर टीसीएस का ही नंबर देखिए, बड़ी शॉकिंग नंबर से 5 साल में 1,10,000 करोड़ इन्होंने बांटे। अगर मैं फाइनेंशियल 2026 इसमें ऐड करूं तो 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ इतना पैसा इन्होंने सिर्फ डिविडेंड पे बांटा है। मैं शेयर बायबैक की बात नहीं कर रहा हूँ। शेयर बायबैक इज अनदर वे जिससे कंपनी के प्रमोटर को फायदा मिलता है, और उसके भी नंबर्स अगर देखेंगे तो टीसीएस ने पिछले 5 सालों में 35,000 करोड़ के शेयर बायबैक किए हैं और कुल मिलाकर ये 6 साल का नंबर अगर आप जोड़ देंगे टीसीएस का सिर्फ, तो दैट कम्स अराउंड 2 लाख करोड़। इन्फोसिस का ये नंबर देखेंगे तो 1.25 लाख करोड़ पर ये नंबर आता है। डिविडेंड और शेयर बायबैक दोनों मिलकर पिछले सिर्फ 6 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, और सिर्फ 4 कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज की। बाकी और भी जगह पर सिमिलर चीजें चल रही है अगर आईटी सेक्टर की बात हो तो। यानी कि देखा जाए तो पूरी लंका यहाँ पर लगी हुई है। इन कंपनीज की अगर ग्रोथ की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। 2024 के बाद शेयर प्राइस गिर रही है, लेकिन इसके बाद भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है, जो भी इन आईटी कंपनीज ने की शायद इन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर सीखने वाली कोई बात नहीं दिख रही है। क्योंकि एक और शॉकिंग चीज मैं यहाँ पर आपको क्विकली दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको लगा होगा कि जिस हिसाब से आईटी कंपनीज की ग्रोथ रुक सी गई है, 4-5% की इनकी ग्रोथ है, देखा जाए तो 2-3% की है, लेकिन क्योंकि इंडियन करेंसी जितनी गिरती है उतना इनको फायदा भी मिलता है, तो इससे इनकी ग्रोथ रेट थोड़ी बढ़ जाती है। अगर आप टीसीएस इन्फोसिस के नंबर्स देखेंगे तो टीसीएस की जो ग्रोथ है पिछले 1 साल की वो 5% है रेवेन्यू की, मात्र 5%, और 8% इनकी प्रॉफिट ग्रोथ है। इन्फोसिस के नंबर देखेंगे तो कुछ ज्यादा अलग आपको दिखेंगे नहीं, 10% की ग्रोथ रेवेन्यू में है, 13% प्रॉफिट, और 5-10 साल में आप डेटा देखिए सिंगल डिजिट में ही मोस्टली ये लोग चल रहे हैं। और सेम चीज बाकी कंपनीज के लिए HCL टेक है, विप्रो है, वगैरह वगैरह। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक आम आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को भी एक चीज समझ में आ गई है कि अगर आप एआई में, नई टेक्नोलॉजीज में एज अ आईटी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर तकलीफें बढ़ने वाली है। लेकिन बावजूद इसके इन आईटी कंपनीज ने क्या किया, मैं पिछले 1 साल की बात कर रहा हूं, मैं HCL टेक से शुरू करता हूं। इनका नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 16,600 करोड़ का है, और इस साल भी इन्होंने कुछ धंधे में इन्वेस्ट नहीं किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो मोस्टली दे हैव गिवन द डिविडेंड ऑफ 14,000 करोड़। 16,000 करोड़ में से 14,000 करोड़ सीधे डिविडेंड के तौर पर अभी भी गया है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी, मतलब अगर आप देखो कि पिछले 5 सालों में शेयर होल्डर आपका 1 रुपया नहीं कमा पा रहा है, टीसीएस की बात करें 6 साल में 1 रुपया नहीं कमा पा रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड मनी इज गोइंग आउट टू द प्रमोटर्स इन अ वेरी बिग चंक, वेरी बिग क्वांटिटी। इन्फोसिस की मैं बात करना चाहूँ तो 29,000 करोड़ 474 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, एंड इस 29,000 करोड़ में से 18,000 करोड़ रुपीज फिर इन्होंने डिविडेंड के तौर पर बांटे। सो दैट्स द काइंड ऑफ मनी। टीसीएस की बात करें तो 49,000 करोड़ का प्रॉफिट था, उसमें से 39,000 करोड़ इन्होंने डिविडेंड में बांटे। मैं इन्फोसिस की बात करूँ तो इनके प्रमोटर मिस्टर नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं, जनरली काफी ज्यादा चर्चा में भी रहते हैं, और वो जब एक बार आईएससी बैंगलोर में कॉन्वोकेशन के लिए गए थे तब उन्होंने एक बार कहा भी था कि पिछले 60 सालों में इंडिया में एक इन्वेंशन नहीं हुआ है जो अर्थ ब्रेकिंग हो, जो हाउस होल्ड यूज कर रहे हो। सारी चीजें आज बाहर से हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर बाकी इंडियंस तो शायद कुछ कर नहीं पाते, लेकिन वहीं पर अगर हम उनकी कंपनी के एक्शन को देखें तो यहाँ पर उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत बड़ा कैपिटल था। जैसे मिस्टर जेफ बेजोस कह रहे थे कि यूएस के पास कैपिटल है, लेकिन सिर्फ कैपिटल होने से काम नहीं चलता है, वो
रिस्क कैपिटल भी होना चाहिए, मतलब दोस्त कंपनी शुड बी विलिंग टू टेक द रिस्क, और वो रिस्क कैपिटल अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं था। जब इन्फोसिस में विशाल सिक्का आए, उन्होंने ओपन एआई में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, बाद में उन्हें कंपनी से हटाया गया कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि नंबर वाइज तो आईटी कंपनीज की जो प्रायोरिटी इंडिया में है वो क्लियर है कि हमें डिविडेंड और शेयर बायबैक चाहिए ताकि प्रमोटर्स को फायदा मिले, बाकी जो ग्रोथ है वगैरह दैट इज अ सेकंड प्रायोरिटी। एंड नंबर्स यही सजेस्ट कर रहे हैं इवन आफ्टर 40% आईटी इंडेक्स में फॉल होने के बावजूद भी। अब यहाँ पर दूसरी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि कोई भी इकोसिस्टम आपको बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, और ऐसे में कई बार लोगों को लगता है कि देखिए जो आज एआई कंपनीज बड़ी है, बहुत ज्यादा पैसा लगा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि हर एक कंपनी की शुरुआत छोटी होती है। ओपन एआई की बात करेंगे तो 2019 में उन्होंने सीरीज ए राउंड रेज किया था $50 मिलियन का, मात्र 500 करोड़ का वो राउंड था। खोसला वेंचर्स जिसके फाउंडर इंडियन ओरिजिन के हैं, उन्होंने मेनली वहां पर हेविली इन्वेस्ट किया था। उसके बाद एंथ्रोपिक जो क्लाउड और बाकी प्लेटफॉर्म चलाती है, उनका जो फर्स्ट राउंड था सीरीज ए राउंड वो मई 2021 में हुआ था, जहां पर उन्होंने $124 मिलियन लगभग 1200 करोड़ रुपए रेज किए थे। और वो जो फाइनेंसिंग वहां पर की थी उसमें मेनली स्काइप के जो को फाउंडर थे वो वहां पर थे। सिमिलरली चाइना ने अपने कुछ प्लेटफॉर्म बनाए, जिसमें से एक है डीपसीक की अगर एक छोटी सी स्टोरी आपको बनाऊं तो 4000 करोड़ में ये पूरा एआई प्लेटफॉर्म बना है। और 4000 करोड़ अगर आप इंडियन आईटी कंपनीज के पैरामीटर से देखेंगे या फिर जो भी नंबर्स मैंने ओपन एआई की इनिशियल फंडिंग की बात की, एंथ्रोपिक की, तो इनके लिए बहुत ही छोटे नंबर्स ही है। बट वही है कि जो कल्चर ही इंडिया में नहीं है, वो सोच ही इंडिया में नहीं है कि हम इन्वेस्ट करके कुछ करें किसी को, क्योंकि इसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी उतनी खास नहीं रहती। ये जो भी वेंचर कैपिटल्स पैसा डालते हैं तो उनका एक सिंपल कैलकुलेशन होता है कि 10 कंपनीज में अगर हम पैसा डालते हैं, 1-2 चलेगी और वहां से पैसा मेनली रिकवर होगा। अब ये बात थी इंडियन आईटी कंपनीज की कि ये अपने पैसे के साथ क्या करे, पैसा तो कमा रहे तगड़ा, लेकिन कर क्या रहे, तो बस वापस ले रहे। वहीं पर अगर हम यूएस की टेक कंपनीज की बात करें तो वो रिस्क कैपिटल वाले लोग, वो धंधे में पैसा री-इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको शॉक नहीं होना चाहिए कि अमेजन की डिविडेंड पॉलिसी नहीं है, दे डोंट बिलीव इन गिविंग द डिविडेंड्स, सीन ही नहीं है कुछ। सिमिलरली बाकी कंपनी, एप्पल छोड़ के बाकी कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड नहीं देती है अगर हम उसे नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें तो। एंड फिर आपको शॉक नहीं होना चाहिए कि जितने भी टॉप वहाँ की टेक कंपनीज, उसमें एप्पल ही सबसे स्लोएस्ट ग्रोइंग है। रीजन बीइंग कि रीइन्वेस्टमेंट उनकी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम है बाकी कंपनी से वहाँ की। जहाँ पर वहाँ की टॉप टेक कंपनीज, मैं मेटा, गूगल की बात करूँ, रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 17-18% की है, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 25% CAGR है पिछले 4-5 सालों में। वहीं पर अगर हम एप्पल के नंबर देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ मात्र 8% की रही है। तो एप्पल की इस स्लो ग्रोथ के पीछे और भी कारण, लेकिन डिविडेंड भी एक बड़ा कारण है कि कंपनी बहुत हेवीली खुद के धंधे में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रही है। वहीं पर अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल खुद के धंधे में इन्वेस्ट करता है, साथ ही जो आसपास के बिजनेसेस इससे लगते हैं जो कंपनी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहां पर भी कंपनी हेवीली इन्वेस्ट करती है। जैसे कि हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट ने हेवीली ओपन एआई में इन्वेस्ट किया है, वहीं पर गूगल का एंथ्रोपिक में 14% स्टेक है, $43 बिलियन इन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किए हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले इन्फोसिस के को-फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति को किसी ने ये पूछा, आप ये क्लिप देख लीजिए। Mr. Murthy, have you tried ChatGPT and what are your thoughts about it? Oh yeah, I have used it, of course. Should coders fear losing jobs because of ChatGPT? No, it will never happen. We know in 1977-78, where there was a thing called program generators. Everybody said the youngsters will lose all the jobs. It didn't happen. You know why? Because of a very important reason, and that is the human mind is the most flexible instrument. It can adapt very well. And all that happened was people started solving bigger and bigger problems which these program generators could not handle. So ChatGPT is a good one. We should welcome it. However, we use ChatGPT as the base and then show our creativity, show our smartness and show our तो सिंपली मिस्टर मूर्ति का ये कहना था कि चैट जीपीटी एआई डेवलपर पर कोई असर नहीं करेंगे, लेकिन अभी करंटली अगर बात करें तो इंडिया की जो टॉप आईटी कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस, इनकी हायरिंग नीचे जा रही है, मतलब हायरिंग हो ही नहीं रही है। इनफैक्ट लोग निकालने पर ये लोग फटाफट लोग निकाल रहे हैं कंपनी से। एंड जो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर के जॉब्स थे वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत इजीली एआई रिप्लेस कर रहा है। और सिंपली आपको बता दूं कि एआई की जो डेवलपमेंट है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, वैसे वैसे एआई सेक्टर को प्रॉब्लम होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इन्वेंशन और इनोवेशन की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल इंडियन कंपनी है जिसका नाम है इन्फोएज, नौकरी की पेरेंट कंपनी। ये कंपनी भी डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट का 30-40 कई बार 50% भी, लेकिन एट द सेम टाइम वो खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इकोसिस्टम में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दो कि इन्फोएज वो कंपनी थी जिसने जोमेटो को, पॉलिसी बाजार को बहुत अर्ली स्टेज में बैक किया और उन इन्वेस्टमेंट से बाद में हजारों करोड़ भी कमाए। मतलब बात सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है, एक इकोसिस्टम बनाने में इन्फोएज का बहुत बड़ा रोल रहा है।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में उन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगभग 70 एआई और रोबोटिक्स कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और फिर आप ही बताइए, अगर इस तरह की चीज़ें इंडिया की बड़ी कंपनीज करेगी तो क्या ही इनोवेशन का कल्चर इंडिया में खड़ा होगा। अब यहीं पर रिसेंटली मैं जब पढ़ रहा था तो एक और शॉकिंग चीज़ मुझे दिखाई दी, वो था ये टेबल। इस टेबल में आप देख सकते हो कि इंडिया के खुद के वेंचर कैपिटल फंड्स, जिनको आइडियली इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी अब यूएस की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख लीजिए यहाँ पर जो इंडिया के वीसी फंड्स है, पिक 15, डीवीसी, एक्टिवेट, इन्होंने हेवीली यूएस बेस्ड एआई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। पिक 15 ने पोस्ट हॉग में किया है, सुपाबेस में किया है और बाकी लोगों में किया। उनके वैल्यूएशन भी तगड़े हैं। सुपाबेस का वैल्यूएशन $5 बिलियन यानी 50,000 करोड़ का है। यानी कि जो वेंचर कैपिटल भी है, दे ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी। और यहाँ पर आप अदर इन्वेस्टर्स में अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पोस्ट हॉग में देखेंगे तो गूगल वेंचर्स इज इन्वेस्टर देयर, स्ट्राइप इन्वेस्टर है। स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है, इंडिया में जैसा रिजर्व पे है वैसा वहाँ पर बड़ा प्लेयर है यूएस में। उसके बाद सुपाबेस में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी स्ट्राइप आपको दिखेगा। सेल्सफोर्स जो कि बहुत बड़ी सीआरएम और सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका नाम आपको दिखेगा। तो बेसिकली ये होता है रिस्क कैपिटल। इफ यू आर मेकिंग बिग मनी, आप नहीं ज़्यादा तो वो छोटा अमाउंट तो भी आप इन्वेस्ट करते रहिए ताकि आपकी कंपनी खुद की ग्रो हो और एक इकोसिस्टम भी बनता रहे, जिसका फायदा अल्टीमेटली उन कंपनीज को बाद में मिल ही जाता है। ऐसे में वेंक कृष्णन जो को फाउंडर हैं न्यू ईयर और न्यू वेंचर्स के, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि वो फिलहाल 3 यूएस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, एआई, रोबोटिक्स और एजेंटिक स्पेस में। और उनका कहना है कि हम तो इंडिया हेवी है, लेकिन इंडिया में एआई स्पेस में हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, जिसके चलते हम अपना 90% जो कैपिटल है वो यूएस बेस्ड एआई कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे शॉकिंग चीज ये है कि अगर आप इंडिया में वेंचर कैपिटल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको 2 फर्म्स के बारे में जरूर पता होगा, पिक 15 पार्टनर्स और एलिवेशन पार्टनर्स। इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स को इन्होंने फंड किया है। आज उनका ये कहना है कि दे आर एक्सपांडिंग देयर प्रेजेंस इन यूएस, और उनके साथ जो और वीसी पार्टनर्स हैं इंडिया में, स्टेलरिस होगा, एंटलर होगा, दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग मोर टाइम इन यूएस, क्योंकि इंडिया में एआई के फील्ड में कुछ हो ही नहीं रहा है और पैसा तो एआई में ही बन रहा है। तो फिर सवाल यही आता है कि फिर इंडियन आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करें या फिर कहीं और जाए। तो आपको बता दूं कि एट द पीक ऑफ आईटी सेक्टर 2024 में, जब ये पीक पे गया था इंडेक्स, तब 38 के पी पर ये सेक्टर चल रहा था। आज ये वहाँ से गिरकर 18-19 के करीब आया है। और मैं जो देख रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ कि जो इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज है, आईटी इंडेक्स में मेनली जो टॉप कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो है अपने टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा। और इन सबको मैं अगर देखूँ और उनके नंबर ऑफ फाइनेंशियल्स को देखकर कि आज भी इनका मेन इंटरेस्ट डिविडेंड में है, शेयर बायबैक में है, रादर देन ग्रोइंग द बिजनेस अग्रेसिवली। और जो भी चीज़ें हुई है, जो भी 30-40% क्रैश वहाँ पर हुआ है, उससे भी मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट कुछ सीख रहा है कि चलो अब तक हम इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं दे पाए लेकिन अभी कुछ करते हैं जिससे हम दे पाए। तो उस तरह की कुछ चीज़ें या इनिशिएटिव्स तो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो ऐसे में अगर और ज़्यादा इनोवेशन एआई की स्पेस में होता है जो आईटी सेक्टर को प्रॉब्लम दे सकता है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम इन कंपनीज के लिए आ सकती है। तो इतनी चीज़ मुझे समझ में आ गई। साथ ही फिर सवाल ये भी आता है कि अगर इंडिया के आईटी सेक्टर में पैसा नहीं डालना है तो फिर डालना कहाँ पर है। अब ये तो हो गया आईटी कंपनीज का डिसीजन कि चलो उनको जो कर रहे हैं उसी में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसी भी कंट्री के बहुत बड़ा रोल निभाते हैं कि किस डायरेक्शन में कंट्री जाएगी। तो रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर नागेश्वरन। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है एक पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि आज की एज में स्टूडेंट्स को कहाँ फोकस करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एमबीए इंजीनियरिंग की तरफ नहीं करना चाहिए, उनको ट्रेड स्किल पर फोकस करना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और इस तरह की चीज़ों में। तो आई वाज शॉक्ड टू सी कि किसी कंट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस तरह की सलाह कैसे दे सकते हैं। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि मैं अपने बच्चों को भी वो सलाह दे रहा हूँ, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि उनके बच्चे आगे चल के एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में एजुकेशन लेते हैं, सही में किसी आईटीआई में जाते हैं या फिर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि अगर कंट्री को डायरेक्शन देने वाले ऐसा सोचते हैं कि अभी एआई का तो बूम चला गया, अभी कुछ रहा नहीं, आप छोटे मोटे जॉब कर लो, तो आई थिंक दैट्स नॉट समथिंग यू लर्न अबाउट एआई। एआई एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जिसका फायदा इंडिया को भी होने वाला है। कैसे, मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। और साथ ही एआई क्या है कि आप अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपको इंटेलेक्चुअल काम में जाना चाहिए। प्लम्बिंग का काम इट्स अ रिकरिंग वर्क, इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं है। इलेक्ट्रिशियन का काम है, रिकरिंग वर्क है। आप जब तक इंटेलेक्चुअल काम नहीं करोगे एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, आप बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, इस पर इसके भरोसे ही मिडिल क्लास इतना ऊपर आया है। आप बड़े बड़े पैकेजेस ले लो, 15 लाख 20 लाख का जिसका भी होगा, 90% चांस है वो आईटी सेक्टर से, 90% चांस। आप पुणे, मुंबई, मेट्रो सिटी में देखो, जो भी लोग आपकी जान पहचान के जा रहे हैं, आज दिन कितना पैकेज, अगर बहुत ज़्यादा पैकेज है, आप गेस कर सकते हो दे आर फ्रॉम आईटी सेक्टर। तो ऐसे में अगर इस सेक्टर को प्रॉब्लम आएगा
तो पूरी कंट्री को भी प्रॉब्लम आएगी, इंडिया का पूरा मिडिल क्लास सेक्टर हिल सकता है, इस तरह की सिचुएशन है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें नहीं हम एआई में कुछ कर पाए तो एटलीस्ट उसका एप्लीकेशन करके हम बढ़ पाए, दैट शुड बी वन थिंग। कि अगर इंडियन कंपनीज है, 10 लोगों की कंपनी है, डबल करने के लिए आपको 20 लोग चाहिए, लेकिन अगर आप एआई को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और आप अपना रेवेन्यू अब 10 और लोग जोड़ के नहीं 2 लोग ऐड करके भी बढ़ा रहे हो, तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट। तो उस डायरेक्शन में एटलीस्ट एप्लीकेशन में हम आगे बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, एआई का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम देख रहे हैं कि डेटा सेंटर इंडिया में हमने 2047 तक टैक्स हॉलीडे लाया है, जहाँ पर हम बड़ी बड़ी कंपनीज को यहाँ पर बुला रहे हैं, बिकॉज यूएस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूरोप में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं डेटा सेंटर में, तो इंडिया में लाया जा रहा है। हालांकि पानी का एक इशू है, लेकिन उस पर भी मैं आता हूँ। तो ये भी एक एंगल है जहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी ज़रूरत है इनोवेशन की, क्योंकि डेटा सेंटर की जो सबसे नेगेटिव बात है, इसकी पॉजिटिव बातें बहुत है कि इसमें बहुत सारे सेक्टरों को फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रिक मटेरियल सेक्टर फ़ायदा होगा, रिन्यूएबल एनर्जी ये सेक्टर चलेगा, और कूलेंट, एचवैक, ये सारी कंपनीज को इसके फ़ायदा होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, वो है पानी का। पानी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, और ऑलरेडी जो डेटा सेंटर्स आ रहे हैं वो ऐसे स्टेट्स में आ रहे हैं जहाँ पर पानी की पहले से किल्लत है। तो ऐसे में यहाँ पर सही में एक रियल इनोवेशन की ज़रूरत है कि कुछ स्टार्टअप्स एक्चुअली इस प्रॉब्लम पर काम करें कि अगर इंडिया को डेटा सेंटर हब बनाना है दुनिया का, तो कम से कम पानी में हम कैसे इसको करें, कम से कम जो डाउन साइड से इसकी उसको उस पर इसे कैसे करें। दैट्स ऑल्सो वेरी बिग सेक्टर। अब यहाँ पर आप डेटा सेंटर में देखोगे तो रिलायंस इज इन्वेस्टिंग हैवी इन डेटा सेंटर, एयरटेल ने काफ़ी हेवीली इन्वेस्ट किया है, तो और बाकी कंपनीज आए और इसमें सही में कुछ इनोवेशन हो कि चलो यार पानी कम से कम में, या फिर समंदर का पानी यहाँ पर कैसे यूटिलाइज हुआ जाए, वो वैसे भी ज़्यादा यूज़ का तो है नहीं हमारे। तो इस तरह के सोल्यूशन हमें ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो हज़ार है। चाइना में जब मैन्युफैक्चरिंग बूम आया तो उसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। आप एक ज़माने में देखोगे शांघाई, बीजिंग इतना ज़्यादा पोल्यूशन हुआ था जैसे आज के दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने सोल्यूशन निकाला, आज नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग कि आप किस तरह से आप प्रॉब्लम ढूंढोगे तो हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम दिखेंगे, लेकिन आपकी इकोनॉमी उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही है, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी आगे कहाँ जाएगी। और जहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात है, हम बस प्रॉब्लम पर रुक जाते हैं। एंड दैट इज़ द वन थिंग कि हम जो भी इमर्जिंग चीज़ें आई, मैन्युफैक्चरिंग बूम मिस हो गया, एआई बूम मिस हो गया, अब डेटा सेंटर का आया है, यहाँ पर हम पानी का कोई सोल्यूशन नहीं निकालते, तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स प्रोटेस्ट तो होंगे, क्योंकि लोगों के लिए पीने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी है रादर देन यूजिंग इट फॉर डेटा सेंटर। तो ऐसे में ये भी नहीं हो पाया, तो ये भी बूम हमारे हाथ से चला जाएगा, कोई और कंट्री ले लेगी जो इस पर सोल्यूशन बनाएगी, एंड दैट वुड बी द प्रॉब्लमेटिक थिंग। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे डेटा सेंटर्स ने अग्रीमेंट किए हैं, पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश इज बिकमिंग द कैपिटल ऑफ डेटा सेंटर इन इंडिया, जहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े एमओयू बहुत ज़्यादा अलॉटमेंट किया है। तो ये सेक्टर शुरुआत में तो काफ़ी इमर्जिंग है राइट नाउ इंडिया में। तो अगर आप आईटी सेक्टर के बाहर जाना चाहते हो तो दिस वन सेक्टर कुड बी देयर, जहाँ पर बहुत सारी डायरेक्ट डेटा सेंटर कंपनीज तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन वहाँ पर डेटा सेंटर में जो लगने वाला सामान है, जो भी इकोसिस्टम है, सप्लाई चेन वाली कंपनीज है, वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगले 4-5 सालों के लिए। उसके बाद एक अच्छी चीज़ है कि इन्वेस्ट करने के लिए आपको अब बाहर कंट्रीज़ में भी ऑप्शन है। सेबी ने इंडिया के जो 4-5 टॉप ब्रोकर्स हैं उनको लाइसेंस दिया है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर यूएस इन्वेस्टिंग का ऑप्शन दे सकते हो, जिसके चलते अब हर कोई यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएगा। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि फिलहाल वहाँ पर एआई बबल बन रहा है और बना हुआ है बिल्कुल। बहुत सारी कंपनीज बहुत क्रेजी वैल्यूएशन पर है, वो वैल्यूएशन परमानेंटली टिकना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अगर आप यूएस मार्केट की तरफ जाते हो तो डायरेक्टली मत जाइए, सुने हुए नाम है वो काफ़ी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप वहाँ पर कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाओ, क्योंकि वहाँ पर इनोवेशन बहुत हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको फिर खंगालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो जाके मेहनत करेंगे तो मिलेगा। तो उस पर भी जल्दी कुछ वीडियोज़ हम बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर यूएस स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर है, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जल्द से जल्द आप कमेंट कीजिए। तो अगर आज की इस वीडियो को मुझे समराइज़ करना है तो मैं क्विकली ये बता सकता हूँ आपको कि ये कोई टेम्प्ररी करेक्शन नहीं है आईटी सेक्टर में, ये एक परमानेंट डैमेज है जो होता जा रहा है, और अभी भी आईटी सेक्टर ने कुछ उससे सीख ली नहीं है। तो इसके चलते आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि डैमेज बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई अदर सोल्यूशन नहीं है। और ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ है कि जब हमें खुद पता चलता है कि चलो हमारी डिग्रोथ हो रही है तो हमें कुछ करना चाहिए, बावजूद इसके अगर कंपनीज कुछ नहीं कर रही है, तो ये सही में काफ़ी शॉकिंग चीज़ है। और इससे एक इंपॉर्टेंट लेसन भी निकल कर आता है जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इन्वेस्टर्स के लिए, और वो ये है कि अगर कोई भी बिजनेस खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। मेरा तो सिंपल ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस हो, एटलीस्ट 50% पैसा आपको खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए, तभी जाके आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी, तभी जाके आने वाले टाइम में बिजनेस बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस बढ़ेगी और आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही है, सारा पैसा प्रोमोटर्स के पास जा रहा है डिविडेंड बायबैक के तौर पर, तो आप बस वहाँ पर बैठे रहोगे शेयर लेकर और आपको मिलेगा कुछ नहीं।
जो भी मिलेगा वो प्रमोटर्स को मिलेगा और वो आराम से खा रहे होंगे। और साथ ही मेरा एक मैसेज रहेगा इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को कि उन्हें भी ज़रा यहाँ पर एआई की फील्ड में ज़रूर एक बार फिर से सोचना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी इंडिया में वाया डेटा सेंटर होगी, या फिर आप किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हो एआई को, वहाँ से भी ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। लेकिन वो एक पॉजिटिव आउटलुक आपको होना चाहिए, जो करंटली मुझे काफ़ी नेगेटिव लग रहा है। सो अनलेस एंड अनटिल दैट इज़ देयर, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिसीज़ बनाने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पॉलिसी वही उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो मुझे नहीं लगता आगे कुछ होगा। एंड लास्ट में कहना चाहूँगा कि लुकिंग एट द करंट थिंग्स, पिछले 10 सालों में जितने मिडिल क्लास ने ग्रोथ की है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर आईटी सेक्टर का रहा है। लेकिन अभी स्लो डाउन की वजह से मुझे डर है कि शायद ये जो ग्रोथ है मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा पैसा बनाने की, वेल्दी बनने की, वो थोड़ी कम हो सकती है, बिकॉज जिस सेक्टर ने उन्हें पैसा कमा कर दिया वो खुद अभी फिलहाल स्ट्रगल में है। तो अनलेस एंड अनटिल हम कोई और अल्टरनेट सेक्टर यहाँ पर नहीं बनाते, अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी नहीं बनाते, या फिर खुद ये सेक्टर अपने आप को नहीं उभरता, जो कि दिख तो बहुत मुश्किल रहा है, तब तक पूरी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी नहीं दिखेगी है, लेकिन 4-5 सालों बाद ये दिखना शुरू हो जाएगा, और जब तक दिखना शुरू हो जाएगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व होने से बाहर निकल चुकी होगी। सो आई होप इंडियन कंपनीज एंड इंडियन पॉलिसी मेकर लर्न फ्रॉम दिस। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह के डिटेल स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिसर्च के लिए फिनोशंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के क्वालिटी वीडियोज़ हम यहाँ पर बनाते हैं जो आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। और जाते थे हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी बार बार आपके पास नहीं आएगी। बाहर कंट्रीज में देखा जाए तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीखने के लिए, इंडिया में कोई नहीं है, जिसके चलते हमने ये कोहॉर्ट लाया है। आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।